हेलो दोस्तों, मैं लेक राज भाई क्लासेस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। और हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ ही लिया था। पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक आया था और इसके बाद में बेंजामिन फ्रेमलिन नामक का वैज्ञानिक आया था। इसके बाद में वोल्टा नामक वैज्ञानिक आया था जिसने स्टैटिक विद्युत का उपयोग किया था। और इसके बाद में माइकल फैराडे नामक का वैज्ञानिक आया, उसने क्या किया इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। और माइकल फैराडे नामक का वैज्ञानिक ने चुंबकीय बल रेखाओं में चुंबकीय बल रेखाओं में छेदन करके विद्युत का उत्पादन किया। जिसे विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसान हो गया। जैसा कि माइकल फैराडे ने चुंबकीय बल रेखाओं में छेदन करके विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रूपांतरित किया और विद्युत में उसने अलग अलग प्रकार से अलग अलग वैज्ञानिक ने उपयोग किया गया। लेकिन माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने चुंबकीय बल रेखाओं में, जैसे कि ये नॉर्थ और ये साउथ, ये चुंबकीय बल रेखाओं में प्रतिच्छेदन किया। इस प्रकार इसके अंदर एक कंडक्टर रखा गया, गतिमान कंडक्टर, जिसमें धारा उत्पन्न हुई, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान हो गया। और माइकल फैराडे ने जब विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया गया तो उसने ये सोचा कि विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में तो आसान हो गया, लेकिन इसको गतिमान अधिक करने के लिए उसने चुंबकीय बल रेखाओं में ज़्यादा से ज़्यादा छेदन किया और विद्युत का उत्पादन किया। विद्युत का उत्पादन माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया। माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने जब ये चुंबकीय बल रेखाओं में छेदन किया था तो उस समय उसको अपना कार्य समझ में आ गया था कि विद्युत क्या होती है। विद्युत को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उसने चुंबकीय बल रेखाओं में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिच्छेदन किया और कंडक्टर को अधिक गतिमान किया, जिससे कि विद्युत धारा, जब उसमें कंडक्टर गतिमान होगा तो चुंबकीय फ्लक्स कटेगा तो विद्युत धारा जनरेट होगी और जनरेट होने के बाद जब कंडक्टर के अंदर विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसानी रहेगी। जब इलेक्ट्रॉन हमने ये भी पढ़ लिया था जिस दिन की इलेक्ट्रॉन की
प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसमें धारा फ्लो नहीं होगी। यह भी हमने डिस्कस कर लिया था। जब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा कर ही रहे थे तो इलेक्ट्रॉन ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को भी विद्युत धाराएं कहते हैं और आवेश की प्रवाह को भी विद्युत धाराएं कहते हैं। लेकिन आवेश का मात्रक कूलम होता है और इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया था, यह भी आपको पता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर अधिक से अधिक होगा, जब इसके अंदर धारा फ्लो होगी, और हमने इसके बारे में नाभिक के बारे में भी कुछ डिस्कस किया था, जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको न्यूक्लियस बोला जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होने के कारण नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होने के कारण इसके भार में परिवर्तित हो जाता है। यूँ कहा जाए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होने के कारण इसका अत्यधिक भार हो जाता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये न्यूक्लियस में होता है और हमारा इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर गतिमान रहता है। जब तक हमारा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गति करता रहेगा तो कंडक्टर के अंदर धारा जनरेट होती रहेगी। जब तक इलेक्ट्रॉन गति करना कम कर देगा तो इलेक्ट्रॉन गति करना कम कर देगा तो धारा फ्लो होना कम कर देगी, जिसके कारण हमारी इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगी। आजकल हमारे दैनिक जीवन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही योगदान रहा है, जो सभी प्रकार के विद्युत से चलने वाले उपकरण अलग ही प्रकार के महसूस करते हैं, जैसे कि बल्ब, पंखा, ट्यूबलाइट, हीटर वगैरह सब एक विद्युत से चलते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। जब तक कंडक्टर के अंदर विद्युत धारा नहीं होगी, जब तक धारा उसके अंदर फ्लो नहीं होगी और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसको इस प्रकार लिख लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका आविष्कार किसने किया था और प्रोटॉन का किसने किया, न्यूट्रॉन का किसने किया? यूँ देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -19 कूलम होता है और आपको इनको पता ही है, न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होता है। उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया था और इसका आपने देखा होगा कई जगह गोल्ड स्टैंड भी लिखा हुआ होता है और
रदरफोर्ड भी लिखा होता है। गोल्डस्टीन ने किया था और इसका हमारा रदरफोर्ड ने किया था। गोल्डस्टीन, जे थॉमसन और गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, ये इनके आविष्कार थे। जब इलेक्ट्रॉन हमारे विद्युत धारा, जब कंडक्टर के अंदर विद्युत धारा फ्लो जब भी होगी जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे। इलेक्ट्रॉन प्रभावित करने के लिए हमारा कंडक्टर कौन सा होना चाहिए? ऐसे तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हमारा लकड़ी के अंदर, रबर के अंदर और अलग अलग जगह फ्लो हो सकता है, लेकिन कौन सा कंडक्टर अच्छा रहेगा इनके बारे में हम आगे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि कौन सा वायर अच्छा रहेगा, ऐसा माना जाता है कि सबसे अच्छा कंडक्टर विद्युत का सुचालक चांदी को माना गया है और चांदी का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ये रेजिस्टेंस बहुत कम होने के साथ साथ चांदी का उपयोग करते हैं, लेकिन ये महंगी होने के कारण इनका उपयोग बहुत कम करते हैं। चांदी यह विद्युत का सबसे अच्छा मतलब गुड कंडक्टर है, अच्छा चालक है। चांदी विद्युत का गुड कंडक्टर है। इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और इसमें धारा, जब रेजिस्टेंस ही कम होगा तो धारा भी अधिक फ्लो होगी। इसका उपयोग आम तौर पर देखा जाए तो बहुत कम करते हैं, लेकिन इनका उपयोग करने के साथ साथ इसकी जगह कॉपर का यूज ज़्यादा करने लग गए हैं, क्योंकि कॉपर हल्का होता है और इसे सस्ता होता है, जिस वजह से कॉपर का उपयोग करते हैं। और हम चांदी के इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। इनका यूज बहुत कम करते हैं, क्योंकि यह बहुत महंगी होती है। इनका उपयोग बहुत कम करते हैं क्योंकि यह महंगी ज़्यादा होती हैं और महंगी होने के साथ साथ इनका उपयोग बहुत कम करते हैं। इसकी जगह पर हम कॉपर का यूज़ करेंगे और कॉपर का रेजिस्टेंस इनसे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इनके बारे में, इनका रूप फैक्टर क्या होता है, रूप गुणांक, उनको देख लेते हैं। चांदी का
चांदी का रूप गुणांक, चांदी का रूप गुणांक 20 सेंटीग्रेड पर 0.0038 होता है। इसके चांदी का रूप गुणांक के बारे में बात करें तो 20 सेंटीग्रेड पर 0.0038 होता है। और जब चांदी का वायर हम बहुत कम यूज में लेते हैं, लेकिन इसका उपयोग स्टार्टर के कांटेक्ट बनाने में, बुश बटन बनाने में, इनका यूज किया जाता है। स्टार्टर के कॉन्टैक्ट बनाने में और बुश बटन बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। और चांदी महंगी होने के साथ साथ इनका उपयोग बहुत ही कम स्थानों पे, जैसे कि हमारे प्रयोगशाला के अंदर मेन कॉन्टैक्ट और जहां हमें रेजिस्टेंस की बहुत कम आवश्यकता हो, वहां पर इनका उपयोग किया जाता है। इसलिए इनको आमतौर पर दैनिक जीवन में हमारे बहुत ही कम यूज किया जाता है। और इसके बाद आगे हम कॉपर के बारे में चर्चा करेंगे। कॉपर क्या होता है? अगर हम चांदी के बारे में चर्चा करें तो चांदी एक प्रकार से ज़्यादा महंगी होने के साथ साथ इनका उपयोग भी बहुत कम स्थानों पर किया जाता है। ये देखा जाए कि चांदी एक कम रेजिस्टेंस वाली होती है और साथ का साथ ही हम इनकी प्रतिरोधकता भी देख लेते हैं कि चांदी की प्रतिरोधकता कितनी होती है। फिर इसके बाद में हम कंडक्टर कॉपर का उपयोग करेंगे। इसका थोड़ा सा ये इनकी प्रतिरोधकता होती है। है 0.6 इंटू 10 की पावर 6 होती है। और जब हम यहाँ पर चांदी के गलनांक, इनके गलनांक की भी गलनांक के बारे में भी पढ़ लेते हैं। गलनांक होता है इसका 960 960 डिग्री पर 1761 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 960 डिग्री पर 1761 फ़ारेनहाइट होता है। और अब इनके बाद में कॉपर की चर्चा करेंगे। कॉपर क्या होता है? आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करें और लाइक करें और एक करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। कॉपर का यूज हम दैनिक जीवन के अंदर कॉपर यह विद्युत का सबसे अच्छा कंडक्टर है। इनका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। इनका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है और कॉपर यह हल्का होता है और इसका भी रेजिस्टेंस प्रतिरोध बहुत कम होता है। इनका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत बढ़ गया है। जैसे कि हमारे घरों के अंदर आने वाली बिजली, उसके अंदर भी वायर कॉपर का ही होगा। जब हमारे मशीन के बारे में चर्चा करेंगे तो मशीनों के अंदर भी हम जब उनको कुंडलियां बनाएंगे तो उसमें भी कॉपर का यूज किया जाता है। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो या हमारे घर के अंदर हो, कहीं पे भी हो, सबसे ज़्यादा यूज कॉपर का किया जाता है। इनका उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र पर अत्यधिक किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कॉपर हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। कॉपर के बिना हम धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान नहीं है, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इस वजह से इनका उपयोग ज़्यादा करते हैं। इनका उपयोग हर केबल के अंदर और कॉन्टैक्ट बटन बनाने में व बस बार, पुश बटन आदि अत्यधिक इनका उपयोग किया जाता है। लेकिन जहाँ में अत्यधिक धारा की आवश्यकता हो और बिल्कुल रेजिस्टेंस कम चाहिए, वहाँ चांदी के वायर का उपयोग करते हैं। अन्यथा कॉपर का ही यूज किया जा सकता है। कॉपर हमारे दैनिक जीवन का सबसे सर्वोत्तम कंडक्टर हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा हम कॉपर का यूज करते हैं। और हम कॉपर के बारे में
कॉपर के बारे में यह देखेंगे कि इनका प्रतिरोध ताप गुणांक प्रतिरोध ताप गुणांक प्रतिरोध ताप गुणांक 20 सेंटीग्रेड पर 0.00428 है। कभी कभी ये 8 दिया हुआ नहीं होता है, लेकिन यह अत्यधिक किताबों के अंदर 428 ही होता है, और कई ऑप्शन में अत्यधिक ये 0.002 तक ही होता है, लेकिन कई जगह 8 भी पाएगा। थ्योरेटिकल देखा जाए तो ये सही है। और इसमें थोड़ा सा ये निबल लेता हूँ, 1 सेकेंड। हम कॉपर के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो कॉपर के अंदर हम कौन सी चीज़ मिलाने से इनकी तनन सामर्थ्य अधिक बढ़ जाती है। कॉपर के अंदर कैडमियम मिलाने से इनकी तनन सामर्थ्य बढ़ जाती है या अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, क्या होता है, इनकी तनन सामर्थ्य बढ़ जाने के साथ साथ इनका और तो अंतर नहीं आता है, लेकिन इसकी चालकता में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, और इसकी चालकता क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इनकी चालकता घट जाती है। जब हम कॉपर के अंदर कैडमियम मिलाएंगे तो ये लचीलापन, तनन सामर्थ्य तो अधिक हो जाएगा, लेकिन इनकी चालकता क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे कि ये गोल्ड, सोने के बारे में भी चर्चा करेंगे हम, वह उसकी तरह अत्यधिक तनन सामर्थ्य अधिक हो जाती है, जिससे उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, इनसे हाई होता है, कॉपर से क्या हो जाता है, हाई होता है, और इसकी चालकता में क्या इफेक्ट पड़ जाता है, इनकी चालकता घट जाती है। तनन सामर्थ्य अधिक हो जाने के कारण इसकी चालकता घट जाती है, और चालकता घटने पर रेजिस्टेंस का मान अधिक होगा, तभी तो वह इसकी चालकता घटेगी। और इनका उपयोग अत्यधिक क्षेत्र पे आप देखेंगे कि जो ये हम मशीन के बारे में चर्चा करेंगे, वहाँ एक कुंडलियाँ बनाई जाती हैं, तो उस कुंडलियों में भी इनका अत्यधिक उपयोग किया जाता है। कॉपर का यूज कुंडलियों को
कुंडलियों को वाउंड, कुंडलियों को वाउंड करने में इनका यूज किया जाता है। यह तो बात होगी कंडक्टर की, और इसके बारे में हम एल्यूमिनियम की चर्चा करेंगे। और यह मेटल, ये मेटल मतलब चांदी के वायर की भी और इनकी भी एक ही बात है कि आपने पढ़ा होगा 1 मीटर, 1 मीटर वायर को, एसी नहीं होने के कारण गर्मी भी अत्यधिक लग रही है, एक मीटर वायर को खींच कर 20 मीटर तक, ऐसे तो इनके अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इनका यूज करते हैं, लेकिन हम तो ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे। जैसे कि मेन मकसद हमारा है कि पेपर के अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। 20 मीटर तक किया जा सकता है, ऐसे तो जा सकता है। और इसके बाद में हम कॉपर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कॉपर का रेजिस्टेंस इनसे ज़्यादा होता है, और इनकी जहाँ मतलब सस्ता काम करना होता है, जैसे कि एक इलेक्ट्रिसिटी यह बताए कि हमें इनको ऐसे करके दे देंगे। कॉपर का भी थोड़ा हल्का सा एल्यूमिनियम से महंगा होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी वाले क्या करते हैं, कंडक्टर की जगह, कॉपर के कंडक्टर की जगह एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। एल्यूमिनियम का उपयोग हल्के पंखे, पानी की मोटर, छोटी वाली मोटर पर यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर का उपयोग करेंगे तो ये महंगा पड़ेगा। जैसे कि हमारा आजकल अत्यधिक फैन, कूलर, इसमें एल्यूमिनियम का उपयोग किया जा रहा है, जो 1 साल की वारंटी के साथ वो हमारे को सेल करता है। इस वजह से एल्यूमिनियम का उपयोग भी अत्यधिक जगह पर किया जा रहा है। और एल्यूमिनियम देखा जाए तो कंडक्टर अच्छा है, और इनका यूज भी सार्वजनिक क्षेत्र पर भी किया जाने लगा है। अत्यधिक छोटे पंखे होते हैं, छोटी पंप मोटरें होती हैं, और जैसे कि छोटा वो कूलर होता है। छोटा कूलर क्या है, आजकल तो बड़े बड़े कूलरों में भी एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। इनका
इनको ऐसी तरह से इनका यूज करते हैं जो कि कॉपर की तरह चला देते हैं। और इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अब ये करेंगे कि तांबा का उपयोग ज़्यादा क्यों कर रहे हैं और इसमें धारा ज़्यादा प्रभावित क्यों हो रही है, और इसका रेजिस्टेंस हमने पढ़ ही लिया, और चांदी के बारे में हमने देख ही लिया। ये सबसे अच्छा चालक है, सफ़ेद वाला धातु है, इनके रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया और इसका रूप फैक्टर के बारे में पढ़ लिया। तो हम आगे यह पढ़ेंगे कि विद्युत का झटका कितने वोल्टेज पे लगता है और हमारी बॉडी कितने वोल्टेज को, कितने एम्पियर को, हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है सूक्ष्म अवस्था में व नमी अवस्था में, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत का झटका टॉपिक रहेगा हमारा। विद्युत का झटका। विद्युत का झटका मनुष्य की बॉडी कितने वोल्टेज को सहन कर सकती है और कितने वोल्टेज हमारे घरों के अंदर आते हैं और कितने एम्पियर की धारा होती है। इसमें कहीं सारे को तो ये भी पता नहीं होगा कि धारा पहले आती है या वोल्टेज पहले आते हैं, कि कितने वोल्टेज पर कितने एम्पियर होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विद्युत का झटका, यह 90 वोल्टेज से अधिक, यह 90 वोल्टेज से अधिक होने पर हमारे लिए घातक हो सकता है। 90 वोल्टेज से अधिक होने पर हमारे लिए यह घातक हो सकता है। तो हम यह बताएंगे कि 90 वोल्टेज से अधिक होने पर यह घातक तो होगा, लेकिन जैसे कि विदेशों में, अमेरिका जैसे जहाज़ों के अंदर, ट्रेनों के अंदर, तो वहाँ 110 वोल्टेज का उपयोग ही किया जाता है। वहाँ 110 वोल्टेज का उपयोग ही क्यों किया जा सकता है? क्योंकि जब ट्रेन के अंदर हम होते हैं तो वहाँ फैन चले हुए होते हैं, तब हमारा उससे कुछ भी नहीं कनेक्शन होता है, उससे केवल फैन ही चल सकता है और हमारा मोबाइल चार्ज हो सकता है। इसके अलावा उस करंट से कुछ भी नहीं हो सकता है और हमारे लिए वो घातक भी नहीं है, क्योंकि उसको तारों को छुएंगे तो हमारी बॉडी को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यह वोल्टेज, थोड़ा सा इंक, यह वोल्टेज हमारे शरीर में झटका, यह वोल्टेज हमारे शरीर में झटका महसूस करवाएगा, लेकिन इनसे न तो मनुष्य की डेथ हो सकती है। हमारी बॉडी माना जाए तो 110 वोल्टेज को सहन कर सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी विद्युत कारों ने 90 वोल्टेज तक ही हमारी बॉडी को सहन करने के लिए, जिसका ब्लड सर्कुलेशन अत्यधिक होता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत लो हो जाएगा, जिसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम होगा
उनका रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम होगा तो वो तो 110 वोल्टेज को सहन कर पाएगा, लेकिन जिसकी बॉडी के अंदर ब्लड, ऐसा कहा जाए तो ब्लड प्रेशर अत्यधिक होगा और उनकी बॉडी नमी होगी तो उनका रेजिस्टेंस अधिक हो सकता है, नमी होगी तो उनका रेजिस्टेंस कम हो सकता है, इसलिए दर अधिक होगी और दर अधिक होने से उनके बॉडी पर छाले भी पड़ सकते हैं और उनके लिए वो घातक भी हो सकता है। लेकिन जब एक मजदूर के और एक घर बैठे रहने वाले व्यक्ति को, ऑफिस में बैठने वाले व्यक्ति को, इसमें काफ़ी डिफरेंस है। वह 110 वोल्टेज को सहन कर सकता है, लेकिन ऑफिस में बैठने वाला ऑफिसर वह 90 वोल्टेज तक ही सहन कर सकता है। ऐसा माना जाए तो 1 एम्पियर से हमारे को थोड़ा सा महसूस होता है कि इसके अंदर धारा फ्लो हो रही है। 5 एम्पियर से 15 एम्पियर तक हमें गंभीर झटका लग सकता है और 15 एम्पियर से 25 एम्पियर तक हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, जो हमारी बॉडी पूरी तरह से जल सकती है। बॉडी जलने के फल हमारा ब्लड का स्त्राव होगा। जब बॉडी का पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा तो मनुष्य की डेथ तो वैसे हो जाएगी और उसका जिस टाइम पर रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, रेजिस्टेंस हाई होने के साथ हमारे शरीर में से धारा प्रवेश करके बाहर निकल जाती है और मनुष्य की डेथ हो जाती है। जैसा कि हमारे घरों के अंदर हमारे घरों के अंदर 220 से 240 वोल्ट आते हैं। 220 से 240 वोल्टेज आते हैं, तो ये सिंगल फेज के वोल्टेज हैं। घरों के अंदर आने वाले वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे लिए बहुत ही घातक वोल्टेज हैं। इनका उपयोग हम हमारे दैनिक जीवन में आने वाले बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे इत्यादि इंजन चला सकते हैं, पानी की मोटर चला सकते हैं, रेफ्रिजरेटर, हर चीज़ सिंगल फेज से हम चला सकते हैं। 3 फेज से तो हम भारी मशीनों को, और उसके बारे में तो हम आगे चर्चा करेंगे। 3 फेज का उपयोग यहाँ नहीं करेंगे। 3 फेज अलग हैं, वो तो मनुष्य को पूरी तरह से जला सकती हैं। जलाने में तो ये भी जला देगी, लेकिन ये हमारे को जब हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा होगा, बता ही देते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है हमारी 50 हर्ट्ज प्लस 3। आपने हर जगह पर 50 हर्ट्ज ही देखा होगा, लेकिन ये ±3 मैंने क्यों लिखा, उसका भी रीज़न है। ये हम इस फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज से 3% तक कम कर सकते हैं और 3% तक बढ़ा भी सकते हैं। परसेंट के अंदर बढ़ाएंगे, इसलिए इसके साथ का साथ ही मैंने लिख दिया 50। जब हमारी फ्रीक्वेंसी ऐसे चलती हैं तो यहाँ जाने के बाद ये हाई हो जाती है, फिर 0 हो जाती है, फिर यहाँ से हाई हो जाती है, फिर 0 हो जाती है। जब ये वेव चल रही होती हैं तो हमारा ये वोल्टेज उस समय परिवर्तित हो जाते हैं और मनुष्य के लिए जब ये वोल्टेज चेंज होगा तो झटके के साथ छूट गया तो उनकी डेथ होने से बच जाएगा, लेकिन उसके हाथ में छाले पड़, जहाँ से वो वोल्टेज के संपर्क में आया वहाँ से उनके हाथ में छाले भी पड़ सकते हैं, हाथ भी जल सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम इनका उपयोग करने के साथ साथ इनको
अपने सिंगल बॉडी से न छुए, और इनको छूने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी विद्युत कार ने जूते, चप्पल और मास्क और दस्ताने का जहाँ भी इनका यूज, जहाँ भी कंडक्टर के या वोल्टेज के संपर्क में आए, इनका यूज करके ही विद्युत को हम हाथ लगा सकते हैं। अन्यथा ये विद्युत हमारे लिए घातक हो सकती हैं। हमने वोल्टेज के बारे में तो चर्चा कर ली थी कि कितने वोल्टेज तक मनुष्य को घातक हो सकता है। 1 एम्पीयर से हमारे शरीर को हल्का सा झटका महसूस होता है, हल्का सा झटका महसूस होता है 0 से 1 तक। 1 एम्पीयर से 5 एम्पीयर तक उनको थोड़ा सा ज़्यादा उनको अत्यधिक झटका महसूस हल्का सा झटका महसूस होगा, और 5 से 25 एम्पीयर तक उनका पूरा शरीर जल सकता है। 0 से 1 एम्पीयर तक उसको हल्का सा झटका महसूस होता है, और 1 एम्पीयर से 5 एम्पीयर तक उनको अत्यधिक झटका महसूस होगा, और 5 एम्पीयर से 25 एम्पीयर तक उनका पूरा शरीर जलकर खाक हो जाएगा। और जब ये 5 एम्पीयर से 25 एम्पीयर के संपर्क में आ भी गया तो पूरी तरह बच नहीं पाएगा, और उनका ये पूरी बॉडी भी जल सकती है, पैर भी जल सकते हैं, पूरा ही जल सकता है मतलब। तो 5 एम्पीयर से 25 एम्पीयर वाली विद्युत के संपर्क में नहीं आए। संपर्क में आने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का आने अलग अलग तरीके से उनका यूज़ करना बताया है। और अब इनके बारे में पढ़ तो लिया, इसके आगे हम यह चर्चा करेंगे कि कौन सी विधि से मनुष्य को झटका लगने पर सर्वोत्तम विधि है। जैसे कि पहले विधि है सिल्वेस्टर विधि, और फिर उसके बाद में शेफर विधि, फिर इसके बाद में मुख से मुख लगाकर वो सांस देने की प्रक्रिया वह विधि, फिर इसके बाद में कृत्रिम विधि को सर्वोत्तम विधि माना गया है, जिसे मनुष्य के मुंह से मुंह लगाकर 10 से 12 बार सांस दिया जा सकता है, जिनके उनका पूरा हार्ट पूरी तरह से कार्य कर सके। और सिल्वेस्टर विधि के बारे में बताए तो इसके व्यक्ति को फीट के बल लेटना चाहिए, और शेफर विधि के बारे में बात करेंगे तो उसको पेट के बल लेटना चाहिए। और जब हम कृत्रिम श्वसन के बारे में तो एकदम सीधे और मुख से मुख लगाकर उनको श्वास दिया जाएगा। वो इनके बारे में तो हम कल चर्चा करेंगे। और हम ये आपके बारे में ये बताना चाहेंगे कि हमारे फौजी भाई शैतान मीणा बूंदी डिस्ट्रिक्ट का
और तहसील उनकी हिंडोली है, तो उनके लिए मैं एक पंक्ति बोलना चाहूँगा कि चीर के बहा दूं उस लहर दुश्मन के सीने को, चीर के बहा दूं उस लहर दुश्मन के सीने को, यही तो मज़ा है जीने के फौजी भाई का। तो उनको मेरा बहुत बहुत राम राम। और वह फौजी भाई श्रीनगर के अंदर 2 आतंकवादियों को मारकर, यहाँ उसके पैर में चोट लगी है जो अभी उनका इलाज चल रहा है, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो और हमारे आतंकवादियों से हमारे को बचाए। जय हिंद, जय भारत।